नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ छत्तीसगढ़ 2004 में। ये कहानी जो हमें भेजी है उनका नाम है हरीश। और हरीश एक कंपनी में काम करते थे और अपने एक दोस्त के साथ में कमरा शेयर करके रहते थे, किराए का कमरा। और ये जो घटना हुई ना, वो साल था 2004 का। तो चलते हैं आज की कहानी के सफ़र पर और जानने की कोशिश करते हैं कि हरीश के साथ में क्या घटा था, क्या हुआ था उनके जीवन में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और ये जो मैं अपना घटना, अपना आप बीती आपको बताने जा रहा हूं ना, अब मेरे साथ में वो घटना जो घटी थी, मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता हूं कि आज के साइंस के युग में जब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और मैं उस टाइम कहां पर था। मुझे आज भी लगता है कि अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो एक दुस्वप्न था, लेकिन वो दुस्वप्न नहीं था, वो सब कुछ मेरे साथ में घटी सत्य घटना था। मैं जब अपने साथी संदीप के साथ में कमरा शेयर करके रहता था और दोनों हम एक ही कंपनी में काम करते थे, तो इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई थी। और हमारा जो गांव था ना, उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में था, लेकिन मैं रोज जाता नहीं था। अब मैं ऑफिस से ही अपने काम से छूटता तो रात का 8 बज जाता, कभी 9 बज जाता, और सुबह हमें 8 बजे तक ऑफिस में जाना होता था, घर से निकलना होता था, तो मौका ही नहीं मिलता था। हाँ, संडे जरूर मिलता था। और कई बार तो मैं इतना थका होता था ना कि संडे भी अपने गांव जा नहीं पाता था, मैं आराम करने लगता था। हालांकि मेरा साथी संदीप कहता था कि जाते क्यों नहीं हो, जाओ अपने घर पर घूम के आओ, आज क्या करोगे बैठे बैठे। और तब मैं उसको कहता कि तुम भी चलोगे, और तब कहता कि हाँ। और फिर हम दोनों साथ बाइक पर सवार होकर के चल देते थे। लेकिन जिस घर में हम रहा करते थे ना, अब वो घर एक तरह से मकान मालिक ने हमें खाली करने को किया कि हमारे घर में शादी है, अब मेहमानों के लिए जगह चाहिए। अब वास्तव में अब उसकी बिटिया की शादी थी और हमें भी लगा कि हाँ, जेन्युइन समस्या है, अब तो हमें घर खाली करना ही पड़ेगा। हम घर ढूंढने लगे। आखिरकार एक घर हमें मिल चुका था ही छोटा, लेकिन हम दोनों के लिए सही था। अब एक तरह से अब ये 2 कमरे थे छोटे छोटे, एक में हमने अब रसोई वगैरह का इंतजाम कर लिया था और एक में ही हमने अपना बिस्तर वगैरह का अब इंतजाम कर लिया था। गर्मी का टाइम था, तो हमारी जो घर था ना, उसका जो फ्रंट था, अब वो वहाँ पर हम बाइक खड़ा करते थे, लेकिन जो बैक साइड था ना, बैक साइड में गर्मी का टाइम था, एक खिड़की थी और उसको हम वेंटिलेशन के लिए खोल देते थे ताकि हवा आए जाए, गर्मी कम हो। लेकिन उस गली में अब दूसरी साइड भी बैक साइड का खिड़की था, उधर भी घर थे। अब ऐसे ही एक रात को गर्मी काफ़ी थी, मेरा नींद खुल चुका था। अब फिर मैं अब एक तरह से खिड़की पर सोचा कि चलो थोड़ा फ्रेश हवा ले लें, पसीने पसीने हो रहा था। जब मैं खिड़की पर देखा ना, तो मैं तो समझ नहीं पाया। मैं देख रहा हूँ कि गली के दूसरी ओर में एक घर है और उसकी खिड़की हमारे जैसी खुली हुई थी। शायद उनको भी गर्मी लग रही होगी। लेकिन एक लड़की थी, जवान लड़की थी, जो खिड़की से हमारे खिड़की की तरफ झांक रही थी, लगातार, जैसे उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। देखने में सुंदर, कपड़े लत्ते अब सही ढंग से पहन रखे थे। अब ऐसा हमारी खिड़की को क्या देख रही थी, जब हमारी नज़रें मिली ना, तो वो मुस्कुरा दिया। वाकई में अभी मैं इन चीज़ों से गुजरा नहीं था कि प्यार मोहब्बत कैसे किया जाता है, कोई कैसे किसी लड़की को अब साथ हो जाता है, दिल लग जाता है। मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी नहीं था। लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार कहीं भी किसी से कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। शायद वही प्यार है जो मुझे उस वक्त में पहली नज़र में हो चुका था। उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मेरे दिल की घंटी बज चुकी थी। अब मैं तो लगातार उसको निहारी जा रहा था और वो मुस्कान पर मुस्कान दे रही थी। मतलब वो मेरे प्रति आकर्षित है,
मैं तो एक बार देख करके उसके चेहरा मोहरा आकर्षित हो गया था। उसी वक्त मेरा साथी का भी नींद खुल गया, संदीप का। मुझे वो खिड़की पर देख करके कहने लगा, अरे क्या सोना नहीं है? कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या कर रहे हो खिड़की पर? मैं उसको इशारे से बुलाया, संदीप इधर आना, इधर आना। संदीप आ गया खिड़की पर। आश्चर्य से अब देख रहा था, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? मैं कहा कि वो सामने खिड़की देख रही है। बोला हाँ, खिड़की देख रही है। यानी उस खिड़की पर कोई दिखाई दे रहा है? बोला नहीं तो। मैं समझा कि संदीप मजाक कर रहा है। वो लड़की अभी भी खिड़की पर खड़ी थी, अब मुझे अब देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन संदीप को क्यों नहीं नजर आ रही थी? मैं उस टाइम बिल्कुल जान नहीं पाया था। मुझे लगा कि संदीप नींद में है और वो एक तरह से वो बहाना कर रहा है कि मैं भी जाकर सो जाऊं। अब आखिरकार वो मुझे अब एक तरह से बोलने लगा, अरे क्यों खिड़की पर खड़े हो, चलो आराम करो, तुम्हारी वजह से मैं भी अब जग गया। वाकई में अब संदीप मुझे जोर जबरदस्ती कर रहा कि छोड़ो ना, खिड़की पर क्यों खड़े हो, वहाँ कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो तुम्हें उससे क्या लेने देना। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम अपना ड्यूटी करते हैं, यही तो हमारा काम है। पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को देंगे और अपने घर पर जाएंगे। हमें बाहर से क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है। संदीप बिल्कुल मुझे किसी बड़ों की तरह समझा रहा था, लेकिन मैं उसका उपदेश सुन तो रहा था, इस कान से सुन रहा था, उस कान से निकाल रहा था। अभी भी मेरी आंखें उस खूबसूरत लड़की पर टिकी हुई थी जो मुझे स्माइल पर स्माइल दे रही थी। अब मैं उसकी आंखों में एक तरह से खो गया था। तभी संदीप फिर खिड़की में झांका, कहा कौन है, किसके चक्कर में पड़ा है? कोई तो नहीं बाबा, चल आराम कर, सो जा। आखिरकार वो मुझे बांह पकड़ के खिड़की से खींच लिया। मैं कहूँ ना कि उस टाइम में उस लड़की के आकर्षण के जादू में मैं फंस चुका था। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं खिड़की से हटूं, लेकिन जब संदीप ने मेरे बांह पकड़ के खींचा ना, तब मैं जैसे उस एक तरह से जादू से अब मैं मुक्त हुआ था। तब मुझे लगा कि हाँ, संदीप सही कह रहा है, हम लोग भाई गांव के रहने वाले पारिवारिक लोग हैं, अब जो भी कमाएंगे माता पिता को देना है और हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि संदीप का कहना बिल्कुल सही है, हम सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद भी उसका जो चेहरा था मेरे मन में एक तरह से बैठ चुका था। बार बार उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी उस रात को। उसी चेहरे के अब एक तरह से निहारता रह गया था मैं सोने के बाद भी। आखिरकार अब वो रोज का एक तरह से सिलसिला हो चुका था। जब हम दोनों आते ना, अब हमारा पहला काम होता था कि भोजन बनाया जाए। मेरा काम था सब्जी वगैरह सब कुछ काट कूट करके संदीप को दे देना, और संदीप का काम था कि भोजन को तैयार करना। लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट करके उल्टे सीधे संदीप को पकड़ा देता कि ले भाई, अब तो बाकी काम कर ले, मैं जरा खिड़की पर हूँ, हवा खा रहा हूँ। बहाना था मेरा। जब मैं खिड़की पे जाता ना तो रात के 10 के आसपास हो जाता था। अब पूरा गली सुनसान हो जाती थी। अब फ्रंट वाला तो जब हम आते थे तभी सबका दरवाज़ा बंद रहता था, और बैक साइड में क्या मतलब, अब इस रात को कोई अब खिड़की खोल के झांके। लेकिन वो खिड़की मुझे जब भी मैं खिड़की पर अपना आता तो खिड़की खुली हुई नजर आती। कई बार वो लड़की नजर नहीं आती। हाँ, मैं जब तक कुछ देर इंतजार करता, अचानक वो खिड़की पर आ जाती। अब एक तरह से कहूँ ना कि मैं उसको देखता ही रहता था। मैं अब इशारे में हम दोनों बात किया करते थे, और जब भी संदीप आवाज़ देता तो मैं भाग के जाता, ताकि उसको शक ना हो कि मैं खिड़की पर क्या कर रहा था। किसी से मैं इशारेबाजी तो नहीं कर रहा था। मैं अब एक तरह से अब उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था। रोज रोज का सिलसिला, लेकिन कभी हमारी उससे बातचीत नहीं, कभी मुलाकात नहीं। ना तो मैं उसका नाम जानता था, ना वो मेरी अब नाम जानती थी, ना मेरे बारे में जानती थी। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं था, कामकाजी लोग थे। सुबह निकलना, शाम को हम आते थे रात को, और फिर खाना बनाना, खाना खाना, सो जाना। अब यही तो काम था। लेकिन उसी टाइम में जब तक खाना बनता था तब तक मैं खिड़की पर अब एक तरह से खड़ा रहता था।
अब जब खाना खाने को संदीप बुलाता कि चल खाना अब बन चुका है, आ खाना खाते हैं, तब मैं उस लड़की को बाय करके अब फिर खाना खाने आ जाता था। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में वो लड़की छाई रहती थी। आखिरकार एक रात को जब हम सो रहे थे ना, तभी ऐसा लगा कि कमरे में ठंडी हवा का झोंका जैसे आया हो, कुछ खुशबू सी महसूस हुई। तब मैं उठ के बैठ गया। जैसे मैं उठा, संदीप भी उठ गया। क्या बात है? मैंने बोला बाथरूम जाना है। तुम क्यों उठ गए? अब एक तरह से मैं अब उसको सोने के लिए कर रहा था, लेकिन वो भी उठ गया। कहने लगे पहले तुम जाओ बाथरूम, फिर मैं होके आता हूँ। अब मैं बाथरूम गया। अब तो मैं खिड़की पर जा नहीं सकता, संदीप जाग चुका था और इसके बाद मैं बिस्तर पा चुका था। तब तक संदीप निपट कर आ चुका था बाथरूम से। अचानक वैसी ही खुशबू उसको महसूस होने लगी और कहने लगा कि अरे हरीश, ये रात में कोई खाना वाना क्या बना रहा है इस टाइम में, आधी रात को कुछ ऐसी खुशबू आ रही है। मैं बोला कि हाँ भाई, खुशबू तो आई है तभी मेरी आंख खुली है, लेकिन ये खुशबू खाना बनाने की नहीं है, कुछ और ही खुशबू है जिससे मेरी आंख खुली है। बोला खिड़की को बंद कर देते हैं, शायद गली में से आ रही है, बैक साइड की जो गली है ना उसी में से आ रही है। मैं कहने लगा भाई गर्मी है, अब ये खिड़की खुलना जरूरी है ताकि वेंटिलेशन होता रहे, नहीं तो हम लोग सो नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। और वो एक तरह से सो चुका था, लेकिन मेरी जो नींद थी ना उड़ चुकी थी। मैं जब देख लिया कि संदीप सो गया है, तब मैं अपने बिस्तर से चुपके से उठा और खिड़की पर पहुंच गया। मैं देख रहा वो लड़की हमारी खिड़की की तरफ अब देख रही है और इशारे में कह रही थी कि क्या बात है आज नजर नहीं आए। लेकिन मैं अपने साथी को इशारे में बताया कि अभी जाग रहा है, इसी वजह से मैं आ नहीं पाया। और तब वो लड़की कुछ इशारा करने लगी। मैं उसका मतलब अब समझने लगा था, उसका इशाराबाजी अब मैं जैसे बातचीत कर रहा था, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रही थी। वो कह रही थी कि कभी मिलो तो सही, आमने सामने तो हो। हाँ, मैं बोला कि बस आने वाले दिन में, मतलब संडे को हमारी छुट्टी रहेगी और तब हम कोशिश करेंगे। वाकई में संडे का मुझे इंतजार था और वो संडे को मुझे गांव भी जाना था। और संदीप भी कह रहा था कि हम भी चलेंगे गांव। लेकिन जैसे ही शनिवार की रात आई, आप मेरे से पूछ रहा था संदीप कि हरीश चल रहा है ना गांव पर। मैं बोला हाँ है भाई। लेकिन जब सुबह उठा, संदीप मुझे उठाने लगा कि चल जल्दी चलते हैं और शाम को लौट आएंगे ताकि हमें लेट ना हो ड्यूटी में। और तब मैं बहाना करने लगा कि भाई मेरा तबीयत खराब लग रहा है, अब ठीक नहीं है गांव जाना, मेरी तबीयत सही नहीं है। अब वाकई में मैं बहाना बनाने में एक तरह से कामयाब हो गया था। और तब कहने लगा छोड़, इस संडे नहीं जाते हैं, अगले संडे को चलते हैं। मेरे माँ बाप से बहुत लगाव हो चुका था संदीप का। अब मेरे माँ का भोजन उसको बहुत पसंद आता था, इसीलिए वो जाना चाहता था। खैर संडे आ चुका था और संदीप के पास में कुछ काम था, उसके कुछ और दोस्त थे और उनके पास वो बोल के चला गया कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास में, तू घर पर ही रहेगा ना। मैंने बोला हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा। आखिरकार वो चला गया। तब मैं सोचा कि चलते हैं उस घर के बारे में आगे देखते हैं, खिड़की पर वो लड़की है कि नहीं। लेकिन जब खिड़की पर आया ना, वो खिड़की पर लड़की थी ही नहीं। मैं काफ़ी देर तक खिड़की पर इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की का दर्शन हुआ नहीं। मैं सोचा कि चलते हैं फ्रंट साइड में, उसका जो फ्रंट साइड का गेट है उधर चल के पता करते हैं। और मैं जब उधर गया ना तो मुझे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ था। अब तो मैं समझ गया कि लड़की कहीं अपने परिवार के साथ में गई है संडे मनाने के लिए, अब मिलना मुश्किल है। चलो देखते हैं, अब रात में ही खिड़की पर मुलाकात हो सकती है। आखिरकार संदीप आ चुका था। इसके बाद हम लोग अब घर में ही आराम कर रहे थे। संदीप कुछ खाने को लाया था, इसके बाद हम रात को खाना भी नहीं बनाए और हम वही सब खा करके आराम से सो गए थे। 10 बज चुका था। संदीप तो गहरी नींद में था और जब 10 बज चुका था मैं खिड़की पर आ गया। मुझे देख करके हैरानी हुई कि वो लड़की अब उसी खिड़की पर थी
तब मैंने उसको इशारे में बताया कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे अब घर के दूसरी साइड भी गया था, लेकिन वहां ताला बंद था। लड़की इशारे में बताने लगी कि हम कहीं गए हुए थे। हाँ, अभी तक मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। वो कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन मैं सोचा कि आज मौका है, अब संदीप भी सोया हुआ गहरी नींद में, तो क्या मैं पतली गली में जाऊं, खिड़की पर जाऊं, उससे बातचीत करने की कोशिश करूं। अगर अभी नहीं हो पाएगा तो मैं कब करूंगा। अब तो बहुत टाइम हो गया है। मैं उस लड़की का नाम, पता और उसके बारे में जानकारी लेना चाहता था। अब एक तरह से वो लड़की मेरे दिल को भा गई थी, और वो लड़की भी मुझे पसंद करती थी। हाँ, मैं सोच रहा था कि काश मैं उसको अपना जीवन साथी बना लेता। इतनी खूबसूरत थी ही वो। आखिरकार मैं जब आधी रात हो गया और उस लड़की को कहा था इशारे में कि तुम रुकना, मैं वहीं पर आऊँगा, और वो लड़की मुस्कुरा करके जैसे इशारा किया कि ठीक है, मैं खिड़की पर ही रहूँगी। जब आधी रात हो गया था, संदीप के खराटे अब निकल रहे थे, तब मैं चुपके से अब अपना गेट खोलकर फ्रंट साइड से और बाहर निकल गया था। अब मैं उस पतली गली में आ चुका था जो खिड़की थी। धीरे धीरे, अगर अब एक तरह से कहूँ ना कि दिन के टाइम में उस गली में मैं जा नहीं सकता था। इतनी गंदगी थी उसमें, नाले वाले सब अब उसी में से बहते थे। लेकिन उस लड़की के प्यार के चक्कर में वो सब बदबू मुझे बर्दाश्त करके और उस खिड़की तक मैं पहुंचा था। जब मैं खिड़की के पास पहुंचा ना, तो एक पल के लिए लड़की नजर नहीं आई। मेरा दिल धक से हो गया था कि कहाँ गई। अभी कुछ देर पहले तो खिड़की पे थी। अब मैं उसको इशारा भी किया था कि मैं आ रहा हूं। अब मैं इंतजार करता रहा। करीब 5 मिनट जब बीता, तब अचानक लड़की खिड़की पर नजर आ गई। उसकी अब चेहरे पर एक बहुत सुंदर मुस्कान था। अब मैं तो बिल्कुल खिड़की के पास चिपक गया था। एक तरह से वो मेरे गालों को छूने लगी, अब मेरे चेहरे को टटोलने लगी। मुझे अच्छा लग रहा था उसका अपनापन, जैसे हम दोनों प्रेमी बहुत दिनों के बाद अब एक दूसरे से मिल रहे हो। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। मैं धीरे से बोलना शुरू किया कि देखो, अपना नाम तो नहीं बताया। फिर उस लड़की ने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम ये है। मैं भी अपना नाम बताया कि मेरा नाम हरीश है। आपने बारे में बताया कि हम काम करते हैं। मैं एक अपने साथी के साथ, जिसका नाम संदीप है, उसके साथ रूम शेयर करके रहता हूँ। सब कुछ अपने बारे में अब बता चुका था। तब मैं उस लड़की से बोला कि तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। तब वो लड़की कहने लगी कि छोड़ो ना परिवार के बारे में, अब बाद में कभी बात करेंगे, पहले हम लोग आपस में मिले जुले प्यार की बात करें। वाकई में मैं उस 1 घंटा उसके खिड़की पर था, और जब तक कुछ शोर नहीं सुनाई पड़ा ना, तब तक मैं उससे बातचीत कर रहा था। मैं जब भी उस परिवार के बारे में पूछता तो टाल जाती थी, कहते कि छोड़ो ना, अभी जब कोई मौका आएगा तो मैं बताऊंगी नहीं। तब मैं उससे कहने लगा कि तुम कभी अब चलो ना मेरे साथ में, कभी हम रात के टाइम किसी पार्क में बैठते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। अब तुम अंदर हो, मैं अब गली में हूँ। तब वो कहने लगी कि अभी मुश्किल है, मैं जा नहीं सकती। मैं पूछने लगा कि क्या परिवार का बंदिश है। तब वो कहने लगी हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, अभी हम मिलते रहेंगे, जब वो टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वाकई में जब शोर गली में कुछ ऐसा हुआ, तब मुझे भागना पड़ा कि कहीं मैं किसी की नज़र में ना जाऊं, कोई मुझे चोर उचक्का ना समझ ले। मैं उस लड़की को बाय बाय करके अब एक तरह दौड़ते हुए अब मैं गली से बाहर निकल के अब फिर फ्रंट साइड से अपने गेट में आ चुका था। अभी भी संदीप का खराटे गूंज रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था, कहीं वो जाग तो नहीं गया होगा। लेकिन देख करके बड़ा तसल्ली हुई कि वो सोया हुआ था। आखिरकार मैं भी बिस्तर पर अब लेट चुका था। अब मैं उसी लड़की के सपने सोया अब एक तरह से देख रहा था। इतनी सुंदर लड़की थी, काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उससे शादी करता। यही मन में एक भावना जागी हुई थी। अब मैं ये सपना जैसे पूरा करने वाला था, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। अब फिर हमें गली जाने में मौका नहीं मिला।
जब भी मैं जाने की कोशिश करता, संदीप जैसे अब जाग जाता था। कहता था कि बाहर कहाँ जा रहा है। तब मैं कहा कि नहीं, मैं दरवाज़ा चेक कर रहा था कि कहीं खुला तो नहीं रह गया है। हमें मौका ही नहीं लगा। 1 हफ्ता बीत चुका था। संदीप जो था अब कह रहा था कि चल, संडे अब आने वाला था, अगले दिन संडे था, कि अब गांव चलेगा कि नहीं चलेगा। तब मैं बोला कि हाँ, मैं चलूँगा। हाँ, वाकई में वो संडे मैं उस लड़की से मिलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास में बहाना नहीं था। वो संडे हमारा बेकार गया था। हम अपने गांव पर थे। अब संदीप तो बड़ा खुश था माँ का हाथ का खाना खा करके। अब मैं उस लड़की के प्यार में डूबा हुआ था कि आज सही मौका था। अब मैं उस लड़की से मिलने की कोशिश करता, लेकिन वो भी टाइम निकल चुका था। खैर, हम अब अगले दिन अब आए सुबह में, और सुबह में आते ही जब मैंने उस खिड़की को देखा तो खिड़की वैसी की वैसी खुली थी, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आई। इसके बाद हम लोग अपने काम पर चले गए थे। अब तो यही था, खिड़की पर आकर खड़ा होना और फिर उसको निहारना, इशारा करना। और जब भी मैं जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। कभी संदीप जग जाता था, या कभी मैं गली में पहुंच करके वापस लौटना पड़ता था। कई गली के आवारा कुत्ते अब उधर घूमते रहते थे, और कुत्ते से मुझे तो बहुत डर लगता था। अब इसके बाद मैं तो बड़ा बेचैन था उस लड़की से मिलने के लिए। आखिरकार वो रात मुझे मिल चुकी थी। जब मैं संदीप का खराटा गूंजने लगा, तब मैं निकला। मैं डरते हुए कुत्तों से, लेकिन संजोग था कि उस रात में कुत्ते मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं बड़े आराम से उस खिड़की पर पहुंच गया था। जब मैं पहुंचा, लड़की जैसा मेरा इंतजार कर रही थी। अब एक तरह से अगर वो खिड़की अगर खुली होती तो मुझसे चिपट ही जाती, लेकिन उसमें लोहे के सलाखे लगे हुए थे। अब हाथ तो निकल सकता था, बस इतना ही हमारे लिए काफी था। हम दोनों काफी देर तक अब एक दूसरे से मिलते रहे, प्यार की बातें करते रहे। तब मैंने उस लड़की से कहा कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, बस हम क्या एक साथ कहीं बाहर घूम नहीं सकते, कहीं हम एकांत में नहीं मिल सकते। तब लड़की के आंखों में आंसू आ गया। जब उसकी आंखों में आंसू आया तो मेरा दिल धक से हो गया। क्या बात है, मैं उसका नाम लेके बोला। लड़की कहने लगी, छोड़ो, जाने दो ना। लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। मैं पूछा, अरे बात क्या है, कुछ तो बताओ, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे परिवार वाले बहुत ज्यादा बंदिश रखते हैं? लेकिन लड़की जो थी ना, अब कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों से आंसू निकल रहा था। आखिरकार मैं उन आंसुओं को अब एक तरह से पोंछने लगा कि शांत हो जाओ, बताओ तो सही, तुम्हारा दिल इतना क्यों दुखी है? क्या तुम्हारे परिवार का बंदिश है? अब तो हमारा बहुत दिनों से जान पहचान हो गया था, और मैं अब एक तरह से लड़की भी मुझे जान रही थी। हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। अब इतना तो मेरा हक बनता ही था कि मैं उससे पूछूं उसके दिल के अंदर में क्या चल रहा है। तब मैंने कहा कि कब तक ऐसा चलेगा, तुम बाहर तो निकलो, कभी हम लोग पार्क में बैठे, अब एकांत में बैठे, हम प्यार मोहब्बत की बातें करें। तब वो लड़की कहने लगी अब रोते हुए कि देखो हरीश, ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं बोला क्यों, क्या तुम्हारे परिवार वाले अब मना करते हैं बाहर निकलने में? बोलने लगी कि मैं एक बात बोलूं। मैंने बोला तुम 2 बात बोलो, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है बताओ, आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तब वो लड़की कहने लगी कि हरीश, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इस घर में कैद हूं तो तुम क्या मेरी बात को मानोगे? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तब उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। कहने लगी कि हाँ, मैं ऐसा ही सोच सकती थी कि तुम क्या कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन मेरा ये दुख दर्द है। मैं कहने लगी कौन तुम्हें इस घर में कैद कर रखा है? अब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वाले होंगे ना, वो अपने औलाद पर इतना तो हक रखते हैं कि उनके औलाद ना बिगड़े, कहीं गलत संगत में अब ना जाए। अब ये हर परिवार वाले करते हैं, ये कोई कैद नहीं होता है, एक तरह से परिवार वालों का नियंत्रण होता है। मैं उसको समझा रहा था, लेकिन वो कहने लगी कि देखो, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब मैं एक तरह से सदमे में आ चुका था। मैं बोला क्या बोल रही हो, तुम्हारा ये परिवार नहीं है यहाँ पर?
कहने लगी नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं बोला फिर तुम इस घर में अकेले रहती हो? कहने लगी नहीं, मैं अभी तो हूं अकेले, लेकिन मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पर बहुत सारी निगाहें लगी रहती है। मैं बोला फिर तुम कहती हो परिवार भी नहीं है और निगाहें भी लगी रहती है, मैं तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। लड़की अब मेरे बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। खिड़की नहीं होती तो ना जाने मेरे से चिपक गई होती, लेकिन बाधा खिड़की आ रही थी। अब इतनी नजदीक थी कि मैं उसके दिल की धड़कन अब समझ रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था। अब कहने लगी कि हरीश, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ जो मैं अभी तक तुम्हें बताया नहीं। मैं बोला कि हाँ बताओ तो सही, जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं प्यार में तो जैसे अंधा हो चुका था, पागल हो चुका था उस लड़की के प्यार में। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। ऐसा मेरा दिलो दिमाग पर वो लड़की छाई हुई थी। और तब वो लड़की कहने लगी कि हरीश, अगर मैं कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं तो तुम्हारे पर रिएक्शन क्या गुजरेगा। मैं उसकी बात सुनकर के मुस्कुराने लगा। कैसी बात कर रही हो, तुम तो मेरे सामने खिड़की में हो, मैं तुम्हें अब स्पर्श कर रहा हूं, टच कर रहा हूं। अगर इंसान नहीं होती तो मैं क्या तुम्हें छू पाता? तो क्या तुम अपने आप को भूत प्रेत मानती हो? मैं मजाक में बोला था। और तब वो लड़की कहने लगी, हाँ मैं एक ऐसे ही हूं। मैं अब उस टाइम जोर से हंसने का दिल कर रहा था। अगर गली नहीं होती और रात का सुनसान अब टाइम नहीं होता तो मैं तो जोर जोर से हंसता, लेकिन मैं सिचुएशन समझ रहा था कि हंसना ठीक नहीं है। लेकिन इतना मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे पागल बना रही हो, छोड़ो कोई और बात करते हैं। और तब वो जैसे कहने लगी कि हरीश, मेरी बात पर एतबार करो, मैं अब जो तुम समझ रहे हो ना, मैं वो नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक प्रेतात्मा हूं। अब मैं इस घर में कैद हूं। अब मैं तुमसे उम्मीद रखती हूं कि तुम इस घर से मुझे मुक्त कराओगे। वाकई में मुझ पर बिजली गिरी थी। जैसे लगा कि मेरा सब सपना जो है चकनाचूर हो गया। मैं जो ख्वाब देख रहा था अपनी पत्नी बनाने का, जैसे वो सब किला ढह चुका है। मेरे तो मुंह खुला का खुला रह गया था उस वक्त में। जैसे मेरे कानों में सीटियां बजना शुरू हो गया था कि ये क्या क्या कह रही है। मुझे विश्वास तक नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी आज के साइंस के युग में। नहीं नहीं नहीं, ये लड़की मेरे साथ में खेल खेल रही है, ये मजाक कर रही है। हाँ, मैं फिर उसे पूछने लगा, क्यों मजाक कर रही हो, क्यों मुझे तड़पा रही हो? तब वो रोते हुए कहने लगी कि नहीं हरीश, मैं एक प्रेतात्मा हूं और इस घर में एक तरह से काफी दिनों से कैद हूं। जब तुम्हारी खिड़की खुली ना, आज जब मैं तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी मदद करोगे। और तब से मैं इस खिड़की पर आने लगी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं खिड़की पर आने लगी। अब मैं उसकी बात सुन करके एकदम हैरान था, परेशान था। समझ में नहीं आ रहा था कि आप मैं क्या बोलूं। मेरे पास में उसके प्रश्नों का उत्तर तक नहीं था, लेकिन वो अपनी बात लगातार बताई जा रही थी। मैं अब उसकी बात को सुन रहा था। कहने लगी कि हरीश, आप देखे ना खिड़की पर, तो मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका था कि मैं आपसे दोस्ती करूं, आपको अपने नज़दीक ले आऊं और एक तरह से प्यार का अब मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप मेरे प्यार की जाल में फंस जाएं। लेकिन हरीश, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती। प्यार मैं जरूर करती हूं, लेकिन जो मेरी असलियत है ना, मैं आपके सामने रख रही हूं। बोलो आप क्या करोगे आप इस टाइम? वाकई में मेरे पास जवाब नहीं था उसके सवालों का। मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। अब मैं तो कभी समझा भी नहीं था कि मैं ऐसी लड़की से प्यार करूंगा जिसका अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। वाकई में वो आत्मा है। मैं अभी भी पूरा 100% यकीन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि लड़की अभी हंस देगी और कहेगी, हरीश सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन अभी भी उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। और तब मैं अब एक तरह से उसकी तरफ देख रहा था। कहने लगी वो लड़की कि हरीश, मेरी मदद करोगे? क्या आप मेरी मदद करोगे? मुझे इस घर से मुक्त करा दोगे? मेरे मन में ना जाने क्या क्या सवाल अभी भी
अब चल रहा था। लेकिन सब सवाल को परे हुए मैं उससे पूछने लगा कि कैसे मैं मदद करूं। कौन लोगों ने आपको इस घर में कैद किया हुआ है, इस घर से आप क्यों नहीं निकल पा रही हो। तब वो कहने लगी कि छोड़ो, नाम क्या बताना। मैं एक ऐसे अब जाल में फंसी हूं कि मैं जब तक वो ना चाहे मैं निकल नहीं सकती। हाँ, मैं हमेशा एक तरह से निकलने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाती हूँ। जब तक वो ना चाहे मैं निकल नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम हो, वो काम कर सकते हो जो मुझे इस नर्क से छुटकारा दिला सकता है। मैं बोला कि कौन सा काम, कैसे मैं निकाल सकता हूँ। तब वो लड़की बताने लगी। मैं उसकी बात सुन करके हैरान होता रहा। आखिरकार वो अपनी बात पूरी की तो मैं सोच में डूब गया था। क्या ही मुझे ये काम करना चाहिए? क्या ये काम सुरक्षित है मेरे लिए? अगर मैं खुद उसके जाल में फंस गया तब मेरा क्या होगा? इसके लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत थी जो आड़े वक्त पर अब वो काम कर सके। अगर मैं खतरे में फंसूं तो वो मुझे निकाल सके। अब एक तरह से मैं अपने साथी पर, अब संदीप पर विश्वास कर सकता था। लेकिन संदीप मेरी बात मानेगा तब ना। आखिरकार मैं उस लड़की से विदा लिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा। आज जिस रात की तुम बात कर रही हो ना, अभी उस रात आने में कम से कम 3 रोज बाकी है। मैं हिसाब किताब लगा के देख लिया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उस रात को तुम्हें निकालने का भरपूर आप एक तरह से कोशिश करूंगा। और शायद पर भगवान चाहेगा तो मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। अब एक तरह से उस लड़की को मैं आश्वासन दे करके और अपने घर लौट आया था। बाकी मैं जब घर पहुंचा ना तो संदीप मस्त नींद सो रहा था। उसको जरा भी पता नहीं लगा कि मैं उस पिछली खिड़की पर गया था, उस लड़की से मुलाकात किया था। सुबह का मैं इंतजार करने लगा। जब सुबह हम उठे, मेरे चेहरे पर चिंता का दिखाई थी। अब मेरा दोस्त मेरा चेहरा देख करके पहचान चुका था कि कोई चिंता मुझे है। पूछने लगा कि हुआ क्या हरीश, तू रात में तो अच्छा चहक रहा था, अचानक सुबह में तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तब मैं उससे बताने लगा कि देख संदीप, तू विश्वास नहीं करेगा, मैं जानता हूँ तू नई सदी का लड़का है ना, मैं भी हूँ, मैं भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन देख, मैं एक एक कहानी उसको बताने लगा कि उस दिन खिड़की पर मैं रात को मैं जो देख रहा था, शायद तुझे लड़की नजर आई थी। तब वो मुझे हैरानी से देखने लगा, कहने लगा नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं आई थी। तब मैं कहा कि देख, उस खिड़की में अब उस घर में एक लड़की कैद है, वो एक प्रेत आत्मा है। वो कष्ट झेल रही है, वो उस घर से निकलना चाहती है, आज़ादी चाहती है। हम उसको आज़ादी दिला सकते हैं अगर तू मेरी मदद करेगा तो। अब संदीप मेरी तरफ घूर के देख रहा था, जैसे मैं 8वां अजूबा हूं, ऐसे ही मुझे देख रहा था, जैसे समझने का कोशिश कर रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। वो मेरा फेस रीडिंग कर सकता था, जानता था। कहने लगा ये कब से चल रहा है। मैंने बोला जब मैंने खिड़की पर खड़ा होकर देख रहा था। तू कह रहा था कि क्यों खड़ा है खिड़की पर, चल जाके आराम कर। उसी रात से वाकई में संदीप समझ चुका था। कहने लगा दोस्त, इन चीजों से दूर रह, ये किसी का सगी नहीं होती है। क्या पता हम लोग मदद भी करें उसका, कहीं हम पर हमला हो जाए, हम भी उसके चपेटे में आ जाए, तब क्या होगा। मैं कहने लगे देख संदीप, अगर मेरी बात मानता है ना, वो लड़की हमारे साथ में कोई छल कपट नहीं करेगी। हाँ, जिसने उसको उस घर में कैद किया हुआ है, अब उसे हमें खतरा है। लेकिन उस रात को अगर हम लोग जाएंगे ना तो उस घर में नहीं रहता है, वो निकल जाता है। रात को 12 बजते ही न जाने वो कहाँ घर छोड़ के निकल जाता है। अब वही वक्त है कि हम लोग घर में जा सकते हैं, आराम से उस लड़की को अब एक तरह से बंधन से मुक्त कर सकते हैं। देख, ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। संदीप सोच रहा था। अब फिर कहने लगा कि देख, मुझे डर लग रहा है, मैं ऐसे कामों में आज तक कभी फंसा नहीं हूं। अब मुझे तो इन चीज़ों पर कभी यकीन भी नहीं था, लेकिन जब तू कह रहा है तो हम जरूर करेंगे, तेरे खुशी के कारण। आखिरकार मुझे बहुत ही खुशी हुई संदीप को समझा करके। आज संदीप में मुझे नाज था।
मेरा दोस्त था ना जो, अब मुझ पर विश्वास करता था। मैं कभी उसके साथ कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, अब हम दोनों का अब उस प्लान पर बात चलने लगा था कि कैसे करेंगे, क्या करना है। मैंने बोला कि आज रात को मैं जाऊंगा और वो मैं खिड़की से उसे अब पूरा एक तरह से फाइनल अब कर लेंगे कि मुझे करना क्या है। उस लड़की ने बताया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार समझ लूंगा। आखिरकार अब संदीप भी जान चुका था कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो आत्मा है। फिर अब रात को आधी रात के वक्त जब पूरी गली के मोहल्ले के लोग सो चुके थे, तब मैं संदीप को बोला कि तुम खिड़की पर खड़ा रह, अब मैं जा रहा हूं उस गली में, उस लड़की से बातचीत करता हूं फाइनल, तब मैं आऊँगा। तब तक तुम खिड़की पर खड़ा होकर देखते रह, अगर कोई जरा भी हट हो तो मुझे अब सचेत कर देना। आखिरकार मैं लड़की के पास पहुंच गया था। संदीप खिड़की पर खड़ा अब एक तरह से रखवाली कर रहा था। मैं उस लड़की से मिला। आज वो लड़की के चेहरे पर अब वो प्रसन्नता थी, चेहरा चमक रहा था, जैसे उसको लग रहा था कि हम अब उसको आज़ाद कर देंगे। अब मैं उससे फाइनल सब कुछ एक तरह से तैयार कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा, हम दोनों आप साथ ही आएंगे। अब एक तरह से लड़की चहक रही थी, कहने लगी बस आप लोग आओ, अब मैं सब आपको बताते जाऊंगी और जो काम करना जो मैं बताऊंगी, उसके अलावा इस घर में कोई चीज़ छूने की कोशिश मत करना। इस घर में मेरे अलावा बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस घर में फंसी हुई है, लेकिन अभी उनका हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं जब आज़ाद हो जाऊंगी ना तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उन आत्माओं को उसके बंधन से मुक्त कराने की। मैं पूछने लगा कि आखिर वो कौन है, अब ये सब घर में चल क्या रहा है। लेकिन कहने लगी जब मैं निकल जाऊंगी ना तब मैं हरीश आपके पास में आऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। आखिरकार अमावस की रात आ चुका था और हम दोनों दोस्त अब एक तरह से तैयार थे। अब दिन भर हम कंपनी में थे, काम कर रहे थे और बीच बीच में जब भी मौका मिलता था हम आपस में आ करके सलाम मशवरा करते थे। अब एक तरह से हम अपने प्लान को फुल प्रूफ बना रहे थे कि कोई गड़बड़ ना हो। आखिरकार अमावस की रात को अब एक तरह से हम फ्रंट गेट पर आ चुके थे उस मकान का। आज जब मैंने देखा आज भी उस घर में ताला लटका हुआ था, पूरा अंधेरा था। अगर वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होती ना तो ताला भी चमकता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन उसके बगल में एक खिड़की थी। अब हमारा जो रास्ता था वो खिड़की थी और खिड़की वो लड़की खोलने वाली थी या पहले से खुली हुई थी। जब हम लोग उस खिड़की के पास पहुंचे तब कमरे में आहट अब एक तरह से सुनाई देने लगा था। हमें काफ़ी देर तक उस खिड़की पर हम दोनों खड़े रहे। आखिरकार जब उस लड़की की आवाज़ आई कि सब कुछ ठीक है, अंदर आ सकते हो, वाकई में वो खिड़की खुल चुका था। अब हम उस खिड़की से एक तरह से दाखिल हो चुके थे। खिड़की में कोई ऐसा कुछ नहीं था, लोहा वार नहीं लगा था। शायद वो अब गर्मी क्या कोई कूलर वगैरह चाहे कुछ ऐसा ही बनाया गया था। और वो जो दरवाज़ा था ना वो भी गला सड़ा सा था, फ्रेम भी गला हुआ था। बहुत मुश्किल से उसमें हम लोग अंदर जा पाए थे। इसके बाद वो लड़की आगे आके जैसे संदीप उस लड़की को घूर रहा था कि लड़की कहाँ कहाँ जा रही है। अभी भी उसको लग रहा था कि कोई स्वप्न देख रहा हो। आखिरकार हम लोग उस कमरे में पहुंच चुके थे और लड़की एक तरफ इशारा कर रही थी, कह रही थी यही वो जगह है। अब जब हम उस जगह को देखे ना तो बिल्कुल समतल सा लग रहा था। तब वो लड़की कहने लगी अब इस जगह को थोड़ा सा आप लोग अब खोदो और वो चीज़ नजर आ जाएगा। हमारे पास सब कुछ जुगाड़ था, हम पूरी पूरी फुल प्रूफ तैयारी के साथ गए थे और उस जगह का हम लोग खोदने लगे थे। आखिरकार हमें वो चीज़ मिल चुकी थी, एक जैसे पुराने कपड़े में लिपटी हुई, अब उसमें बहुत सारे जैसे छोटे छोटे जेवर और जाने क्या क्या चीज़, औरतों का कटे हुए बाल, ऐसा सब कुछ उसमें था। और लड़की वहीं पर थी, कहने लगी बस इसको लेकर के आप लोग निकल जाओ, इसके पीछे पीछे मैं भी आपके साथ निकल जाऊंगी। अब हम इस घर में कैद नहीं रहेंगे। वाकई में बहुत डरावना पल था। अब वाकई में ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे आंखें हमें घूर रही हो। सही में उस लड़की का कहना था
कि उस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन आभास जरूर हो रहा था। कई बार ऐसा लग रहा कि पास में कोई है, जैसे वो हमें घूर रहा है। हम दोनों को दोनों डरे हुए थे, लेकिन अपना काम हम बखूबी कर लिए थे। जब हम उस खिड़की से निकले, फिर वो खिड़की को बंद कर दिए और फिर हम दौड़ते हुए एक तरह से जो काम अभी अधूरा था और उसको हमें पूरा करना था, उस थैली को पोटली को लेकर के हम चल पड़े थे। एक तरह से हम अब उस जगह पर स्थान पर पहुंचे, वो पानी का स्थान जहां पर हमें उन चीजों को डाल देना था। इस काम में लगभग 2 घंटा का समय हमारा बर्बाद हुआ था, लेकिन आखिरकार हम वो सब काम पूरी तरह से कर चुके थे। बड़ा दिल को तसल्ली हुई थी कि चलो हमने आज एक नेक काम कर दिया, वो लड़की अब आजाद हो गई है। तसल्ली हुई। फिर हम लोग लौट पड़े थे, लेकिन उसके बाद वो लड़की नजर नहीं आई थी। हम अपने घर पर आ गए थे। अब आपस में बात करते थे कि देखो, अब जैसा संदीप कह रहा था कि देखो, अब हमने जो किया, जैसे तुमने बताया हमने कर दिया, लेकिन वो आत्मा लड़की तुमसे मिलती क्यों नहीं है? मैं कहने लगा कि भाई छोड़ो ना, हमें क्या काम करना है, आत्मा तो आत्मा होती है, हमने उसका काम कर दिया, अब वो आज़ाद हो गई और हमें क्या करना है? आखिर कोई हाड़ मांस की लड़की तो है नहीं कि वो आकर हमसे लिपटेगी, हमसे प्यार करेगी। ये तो उसी कारण से हमें अब एक तरह से प्यार में फंसाई थी, दोस्ती किया था कि हम उसको आज़ाद कर सकें। हमने अपना काम कर दिया और हमें कुछ अब उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। इस बात को शायद हम भूल ही चुके थे। 3 महीना बीत चुका था और हम रोज का काम और संडे के टाइम अपना घर पहुंचते थे। ये बात जो था हम दोनों के बीच में था। मैंने अपने माँ बाप को घर में ये बात नहीं बताया था। संदीप को मना किया था कि संदीप, इस बात का चर्चा मेरे घर में बिल्कुल मत करना। 3 महीने के बाद जब हम उस घर में लौटे थे, मैं उसी घर में रहते थे और रात का टाइम था, आधी रात का, मुझे अच्छी तरह से याद है, और हम दोनों सो रहे थे, संदीप और मैं। अचानक मुझे वो लड़की मेरे बगल में अब मुझे जगा रही थी, हरीश उठो, हरीश उठो। मैं उठ गया था। मैं देख रहा था कि संदीप अभी भी सो रहा है। शायद उस लड़की का आवाज शायद सुनाई नहीं दिया। अब मैं तो उठ गया उसका उस रूप में देख करके। अब मुझे तो उससे प्यार पहले ही था। जब वो लड़की मेरे सामने में बिल्कुल आ चुकी थी तो मेरा तो मन उससे लिपटने का कर रहा था, लेकिन मैं अब जान चुका था कि ये हाड़ मांस की लड़की नहीं है, ये तो एक आत्मा है। और वो लड़की मेरे बिस्तर पर आकर के बैठ गई थी। अब पहले तो उसने मुझे धन्यवाद बोला कि हरीश, आपको भी और आपके दोस्त को भी, आपने हम पर बहुत उपकार किया। देखो, अब मैं जा रही हूं, अब हमारी मुलाकात कभी हो नहीं पाएगी। मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूं हरीश। मैं अब एक तरह से भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगला जन्म में आप ही मेरे पति बने। देखो हरीश, अब इस गली को एक तरह से मैं कहूं, इस घर को आप छोड़ करके चले जाओ, कोई दूसरी जगह पर आप अब एक तरह से कमरा ले लो। ये जो अब वो घर है ना, शायद आप अब जो भी उस घर में अब वो रहने वाला है, जो हमें कैद कर लिया था, वो बहुत शक्तिशाली अब एक तरह से पावरफुल प्रेत है। और उसको शायद अब अंदेशा हो चुका है कि आप लोग ही इस काम को किए हो, आप पर अटैक कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तभी मैं आपको वार्निंग देने के लिए आई हूं। इसके बाद हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन जाते जाते एक उपहार मैं आपको देना चाहती हूं। ये उपहार अपने पास में रखना। अब एक कानों का कुंडल जो अपने कानों में पहन रखी थी, अब वो निकाल करके अब हमें दे दिया। ये मेरे प्यार का निशानी है। इसको अपने संभाल कर रखना। जब आपकी शादी हो जाए ना, तो अपनी दुल्हन को पहना देना। अब मुझे लगेगा कि मैं बस आपकी दुल्हन बन गई हूं। इसके बाद वो लड़की आंसू बहाने लगी। मैं हरीश की संदीप की तरफ देख रहा था कि संदीप, ये सब हो रहा है, लड़की आई हुई है और इसका तो बिल्कुल कच्चा नींद होता था, ये क्यों नहीं उठ पा रहा है। तब वो लड़की कहने लगी, नहीं संदीप उठेगा नहीं, अभी जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक ये उठ नहीं पाएगा। वाकई में
वो लड़की मुझसे अब विदा ले रही थी। कह रही थी कि हरीश, जितना जल्दी हो सके अब मैं कहूँगी कि इस एरिया को ही आप लोग छोड़ दो, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको ढूंढ रहा है और उसको शायद अंदेशा भी लग चुका है। वाकई में उस लड़की ने अब हमें चिता दिया था। इसके बाद अलविदा कह करके चली गई थी। अब उसके जाने के बाद अब मैं संदीप को उठाया। संदीप अब एक तरह जाग चुका था। अब मैं सब उसको बता रहा था कि देख, वो लड़की आई थी लेकिन तू सोया हुआ था, तू जाग नहीं पाया। लड़की ने मेरे को कुंडल दिया कि अपनी अब पत्नी को पहना देना कानों में, हाँ समझ लेना कि मैं ही अब दुल्हन हूँ। हाँ फिर वो बात बताया कि देख, उसमें जो प्रेत शक्ति रहती है ना, अब हमें जान चुकी है कि हम लोग उस लड़की को आज़ाद किए हैं। अब लड़की चेतावनी दे गई है कि जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, नहीं तो हम पर अटैक कर सकता है। संदीप भी डर चुका था और डर तो मैं भी किया था। इसके बाद हमें 2 दिन के अंदर वो घर खाली कर दिया था। बहुत दूर अपनी जो ऑफिस था, फैक्ट्री था, उसके दूसरी साइड में हमने घर लिया था, जो बहुत दूर पड़ता था लेकिन हमारी फैक्ट्री से नज़दीक था। हाँ, उसके बाद कभी भी लड़की वो हमें नज़र नहीं आई और ना वो प्रेत शक्ति जो हम पर हमला करने वाली थी हमारे नज़दीक नहीं आई। हाँ, इसके बाद वो कुंडल मेरे पास में पड़ा रहा और वाकई हम कुंडल को संभाल कर रखे थे। हाँ, जब मेरी शादी हो गई थी ना, तब मैं अपनी पत्नी को एक तरह से गिफ्ट दिया था और वो कुंडल आज भी मेरे पत्नी के कानों को शोभा दे रही है। आज जैसे लगता है कि वही मेरी अब एक तरह से वही आत्मा लड़की मेरी दुल्हन है। अब वो जो शकल सूरत था अलग था, लेकिन कभी कभी वाकई में मुझे आभास होता था जैसे मैं अब अपनी उसी प्रेमिका को देख रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों का शायद भ्रम था। कई बार मुझे ऐसा एहसास होता था। और इसके बाद अब मैं पूरी जिंदगी राजी खुशी अब मैं रहा हूँ, बाल बच्चे हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हरीश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।